नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है माइनर टेस्ट 6 देख रहे थे। 40 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक देखेंगे और इसमें अपना जो है एक तो भारत के ऊर्जा संसाधन और इसके साथ में जो है आपके पर्यावरणीय मुद्दे जो है आपके विश्व भूगोल का जो टॉपिक है वो कवर होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। इधर जल विद्युत परियोजना, इधर राज्य दिया हुआ है। पहले है शिव समुद्रम परियोजना और शिव समुद्रम परियोजना आपकी कर्नाटक में है और नदी की बात करें तो ये कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नाथपा झाकरी परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना जो आपकी हिमाचल प्रदेश में है और ये आपकी सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। फिर बात करते हैं अपन कोटेश्वर परियोजना की और कोटेश्वर परियोजना आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है? तो ये है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं उक्कई परियोजना। उक्कई परियोजना आपकी गुजरात में है और ऐसे जो है इसको कैसे याद रख सकते हैं? कोई चीज कब उबलती है, उक्काई आती है उसमें, जब वो तपती है। तो ये आपकी तापी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ उससे सुमेलित है। शिव समुद्रम जो परियोजना वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर, नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर और उक्कई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर। फिर अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 तक भारत की स्थापित ऊर्जा क्षमता में जीवाश्म ईंधन तथा गैर जीवाश्म ईंधन का अंश क्रमशः कितना है? जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाता है? कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, ठीक है। जो आपकी पेट्रोलियम गैस है वो आ जाती है। ये सारे आपके जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। गैर जीवाश्म में पवन ऊर्जा आ जाती है, सौर ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी जो भी बायोगैस वगैरह है, बायोगैस, जल विद्युत परियोजना आ जाती है, जल विद्युत परियोजना, ये सारी आपकी क्या होती है? गैर जीवाश्म ईंधन होती है। तो नवंबर 2025 तक भारत की संस्थापित जो आपकी ऊर्जा क्षमता है उसमें जो है अलग अलग इनका कितना पार्ट है आपका? तो जीवाश्म ईंधन का 41.7% और गैर जीवाश्म का है 58.3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सारा का सारा आपका जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है वहां पर मिल जाती है, ठीक है। अभी तक जितने भी टेस्ट सॉल्यूशन करवा चुका मैं सबकी पीडीएफ वहां पर उपलब्ध है। फिर विश्व में शीर्ष नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा वही होती है। कौन सी नवीकरणीय? जो है जिसमें पवन ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा है, ये जल विद्युत पर जो ऊर्जा है, ये सारी की सारी आपकी जो है नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आती है। और इसमें जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो सबसे पहला जो स्थान है इसमें वो है चीन का। किसका? चीन का। दूसरा स्थान है इसमें यूएसए का। तीसरा स्थान है इसमें ब्राजील का और जो आपका चौथा स्थान है वो किसका है? भारत का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ जो है स्थान भारत का नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है उसमें है। किसके बाद में? चीन, यूएसए और ब्राजील के बाद। फिर अगला क्वेश्चन, भारत स्थित निम्नलिखित भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कौन से? भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र जहां जमीन से जो है एक प्रकार से ऊर्जा निकलती है में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सबसे पहले तातापानी, ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। मारवाड़ी शब्द लाग रही है ना तातापानी, लेकिन है कटा है छत्तीसगढ़ में। फिर मणिकरण, मणिकरण भूतापीय जो ऊर्जा क्षेत्र है वो कहां पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। फिर तपोवन, और तपोवन जो आपका ये कहां पर है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये क्या हो गया? असुमेलित हो गया। फिर आपकी पुग्गा घाटी ये कहां पर है? लद्दाख में, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर जाएं उससे पहले मैं बता दूं अपना ऐप जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिस पर जो है आपके 49 रुपए में सेकंड ग्रेड करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। और जो है 249 रुपए में जो है जीके पेपर 1 जो है उसकी 55 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। दूसरी बात मैं बता दूं कि इनके जो टेस्ट है उनमें डेमो टेस्ट फ्री दिए हुए हैं। डेमो टेस्ट फ्री है और जो वर्तमान में आरपीएससी का पैटर्न है उस पर आधारित है और सारे क्वेश्चन जीवा स्टडी द्वारा खुद बनाए गए क्वेश्चन है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं है। इसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 49 रुपए में सेकंड ग्रेड का करंट अफेयर के टेस्ट, जिसमें नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 खेल जो है पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा के अलग टेस्ट,
₹249 में जीके पेपर 1 के 55 टेस्ट, बहुत ज्यादा होते हैं 55 टेस्ट, इतने कम रुपए में आपको मिलने वाले हैं। डेमो टेस्ट फ्री है। परफेक्ट मॉक को डाउनलोड जरूर करें। फिर आपका कि भारत में पवन ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी करते हैं। मूप मंडल देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई है और ये है आपकी तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। यह बात बिल्कुल सही है। फिर देश में 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। देश में 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। फिर संशोधित अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना 26 सितंबर 2023 को जारी की गई। क्या जो है संशोधित अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना 26 सितंबर 2023 को जारी की गई, यह भी बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा पवन ऊर्जा के बारे में अच्छे से देख लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो, पवन ऊर्जा की दो श्रेणी होती है, 120 मीटर ऊंचाई तक और 120 मीटर ऊंचाई तक भारत की जो कुल क्षमता है वो जो है 95.50 गीगावाट है। ठीक है। फिर बात करें 150 मीटर से ऊंचाई तक, 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर वालों में जो है 1163.9 गीगावाट क्षमता का अनुमान है। ठीक है। अब पवन ऊर्जा में शीर्ष राज्यों की बात करें तो नंबर 1 आता है आपका गुजरात, नंबर 2 पर आता है आपका तमिलनाडु, नंबर 3 पर जो आपका आता है वो आता है कर्नाटक, नंबर 4 पर आता है महाराष्ट्र। पवन ऊर्जा में अपन सोचते हैं राजस्थान ही आता है, लेकिन 5वें नंबर पर आता है फिर आपका राजस्थान। कौन से नंबर पर? 5वें नंबर पर राजस्थान आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो कि पवन ऊर्जा जो है, कुल जो ऊर्जा है उसका 10.61% या 10.6% कुल ऊर्जा का जो है कहां पर होती है, जो है पवन ऊर्जा के जो है जरिए होती है पूरे भारत की। ठीक। दूसरी बात अपन बात करें कि जो आपकी संशोधित जो आपकी अपतटीय तमिल जो पवन ऊर्जा परियोजना है अपतटीय वाली, ये 2 राज्यों में कौन कौन से? तमिलनाडु और गुजरात में लागू होगी। तमिलनाडु प्लस गुजरात में लागू होगी। तो ये पूरा लेखा जोखा आपका पवन ऊर्जा का तो सभी के सभी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर 3। फिर इधर ऊर्जा इकाई इधर अवस्थित है, अपने को सम्मिलित करना है। शक्ति स्थल सौर पार्क, शक्ति स्थल सौर पार्क कहां पर है आपका? तो ये है पावगढ़ कर्नाटक में, पावगढ़ कर्नाटक में। ठीक है। ये जो है आपका जो शक्ति स्थल सौर पार्क है, जो अपना बढ़ला है जोधपुर वाला, बढ़ला जो है आपका ये सबसे बड़ा है, जोधपुर वाला सबसे बड़ा। ठीक है। ये कहां पर आपका पता है? ये जोधपुर में है। और जो आपका ये पावगढ़ वाला है ये सेकंड जो सबसे बड़ा है, मतलब बढ़ला के बाद में सबसे बड़ा सोलर पार्क यही है, ध्यान में अपने को रखना है। फिर नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र, तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र आपका ये कहां पर है? तो नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। आगे हम चर्चा भी करेंगे इनकी। फिर है विजिंगम जवारीय संयंत्र, विजिंगम जवारीय संयंत्र आपका जो है कहां पर है? तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। और बच गया कौन सा? कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सौर पार्क, और ये आपका आंध्र प्रदेश में। ये कलर अपन पहले यूज ले चुके हैं तो इस कलर से लिखते हैं। तो कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सौर पार्क आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये जो है सारा आप देख सकते हो जिस कलर से लिखा हुआ उससे ही क्या है? सुमेलित। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी अपतटीय तेल उत्पादक क्षेत्र नहीं है? अपतटीय क्या होता है? जो मतलब समुद्र के अंदर हो। तो जो है आपके पश्चिम अपतटीय जो तेल उत्पादन है उसमें एक तो है अलियाबेट जो है आपका गुजरात में। ठीक है। मुंबई हाई, ठीक है। और वसई, वसई भी कहां पर है? मुंबई में, महाराष्ट्र में है ये दोनों। तो यहां पर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नाहरकटिया हुग्रीजन मोरान क्षेत्र। और ये कहां पर है? ये है असम तेल क्षेत्र में, ये है असम तेल क्षेत्र में। तो ये उत्तर हो गया, क्योंकि अपतटीय 3 है, तीनों पर लिख दिया मैंने। अब असम में और कौन कौन से वो मैं बता देता हूं। इसमें एक है सूरमा घाटी, कौन सी घाटी? सूरमा घाटी। एक है डिगबोई, ये नाम अपन पहले जान चुके हैं, ये क्या है? डिगबोई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें किसकी, जो है अलियाबेट है, ये सौराष्ट्र में, गुजरात में भी अगर अंदर पूछे तो ये कहां पर है आपका? सौराष्ट्र में है। फिर जो असम में और है वो मैं बता देता हूं आपको। एक है आपका एमगरी, ठीक है, एक है लकवा, ठीक है, एक है गालेकी,
ये सारे हैं। एक आपका है गुजरात तेल क्षेत्र, कौन सा? गुजरात तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र। और गुजरात तेल क्षेत्र में कौन कौन से नाम याद रख लेना? अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, ठीक है, अंकलेश्वर के अलावा खंबात व, एक मिनट, खंबात व लुनेज। अब छोटे छोटे नाम और ध्यान रखना है, नावागाम, नावागाम, महसाणा, एक मिनट, नवागाम, महसाणा, सानंद और कोसांबा। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? तेल क्षेत्र हैं। तो अब तटीय हो गए अलियाबेट, मुंबई हाई, वसई और नाहर कटिया उग्रीजन जो है आपका ये असम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है गोलकी, लकवा, अमगरी और सुरमा घाटी और डिगबोई। गुजरात में अंकलेश्वर, खंबात व लुनेज, नावागांव, महसाणा, सानंद और कोसांबा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन हुआ है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है? तो सबसे पहले जो तारापुर वाला है पालघर महाराष्ट्र में, यह भारत का प्रथम जो है परमाणु नाभिकीय संयंत्र है आपका। और यह जो है कब? 1969 में बना था। और किसकी सहायता से? यूएसए यानी अमेरिका की सहायता से, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं जो है रावत बाटा की, जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। ये जो है आपका भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र है और ये कनाडा की सहायता से 1972 में बना था, ठीक है। बात करें अपन जो है कुड्डनकुलम जो तमिलनाडु में है, ये रूस की सहायता से बनाया हुआ है, ठीक है। और कलपकम जो तमिलनाडु में है ये स्वदेशी है। इसके अलावा एक जैतपुर, जैतपुर, और जैतपुर आपका महाराष्ट्र में, कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये जो है फ्रांस की सहायता से बनाया हुआ है। किसकी सहायता से? फ्रांस की। इसके अलावा और मैं बता देता हूं नरोरा, नरोरा यूपी में आपका, ठीक है। इसके अलावा है काकरापारा या काकरापार, ठीक है, ये है गुजरात में। ये दो तीन और ध्यान रखना है। एक है केगा, केगा नाभिकीय संयंत्र, ये है आपका कर्नाटक में। तो ये आपको सारा ध्यान में रखना। तो कल्पकम जो है तमिलनाडु में जो है वो जो है आपका पूर्णतः जो है स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। फिर भारत का 50% से अधिक कोयला निम्न में से किस क्षेत्र से उत्पादित होता है? तो 50% से अधिक कोयला जो है आपका ये जो है दामोदर घाटी क्षेत्र से, और ये जो है आपका झारखंड व पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल में। और झारखंड में भी अगर बात करें तो जो झरिया है आपका, कौन सा? झरिया, ये जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा कह सकते हैं उत्पादक जगह जो है आपकी झरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? अभी 47वें क्वेश्चन में अपन बात करके आए, नवागाम, कोसांबा और अंकलेश्वर शहर और संगरेनी जो है वो शामिल नहीं है। 47वें क्वेश्चन को आप वापस से देख सकते हैं। फिर अब भारत में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा है तापीय ऊर्जा, इसी का दूसरा नाम है आपका कोयला जो है वो, ठीक है। तो नंबर 1 आ जाती है। तापीय ऊर्जा के बाद में जिसका नाम आता है वो है आपकी सौर ऊर्जा, सेकंड नंबर पर ये आती है, ठीक है। फर्स्ट पर ये आ गई। थर्ड पर जो आता है नाम वो आता है जल विद्युत परियोजना का, थर्ड पर आती है जल विद्युत परियोजना। और फोर्थ पर आ गई आपकी पवन ऊर्जा, ठीक है। और इसके बाद में भी अगर बात करें तो आती है प्राकृतिक गैस, जिसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके बाद कौन सी आती है? प्राकृतिक गैस। तो CADB उत्तर होना चाहिए, तो ऑप्शन CADB है, 3 नंबर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत स्थित निम्नलिखित तेल शोधन कारखानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम में पहचानिए। अभी पहचानते हैं। पहले ऑप्शन को देखते हैं। कोयली कहां पर है? गुजरात में, सबसे पश्चिम यही है। प्रादीप है आपका उड़ीसा में, और ये असम की राजधानी है, थोड़ी असम के इस साइड है, और ये असम के अंदर ही है लेकिन थोड़ा सा इस साइड है, यानी कि सबसे पूर्व में यह है, सबसे पश्चिम में यह है। तो पहला ही क्या हो गया? इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित को ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी कर लेते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस ये आती है आपकी, कब आती है विश्व जैव विविधता दिवस? 22 मई को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण ये आती है 16 सितंबर को। विश्व पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस आती है आपकी 22 अप्रैल को, 22 मार्च को नहीं आती है, ध्यान में रख लेना, 22 अप्रैल को। मार्च को आता है जल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, और विश्व पर्यावरण दिवस आती है 5 जून को। तो सबसे पहले कौन सा इन सब में? तो सबसे पहले है आपका सी, सबसे पहले कौन सा है? सी है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में है। और फिर आपका ए, और फिर है डी, और फिर है आपका जो है बी।
तो CADB ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इधर पर्यावरणीय समझौते इधर संबंधित विषय हैं और असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। सैद्धांतिक समझौता प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। फिर जो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ये जैव सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल। बेसल संधि ठोस अपशिष्ट जो निपटान है उससे संबंधित है। रामसर समझौता जो आपको पता है, रामसर साइट जैसे अपने केवला देव है, ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, COP31 का आयोजन प्रस्तावित है। COP31 जो है इसका आयोजन जो है आपका अंताल्या तुर्की में प्रस्तावित है और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? अभी युद्ध चल रहा है उससे पता नहीं होगा, यानी अध्यक्षता जो है इसके कौन करेंगे? जो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है। COP30 की बात करें, ये कहां हुआ था ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो COP30 जो है ब्राजील में हुआ था, ध्यान में रख लेना। कहां पर हुआ था? ब्राजील में हुआ था। 31 तुर्की में होगा। अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया करेगा, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया। बिल्कुल, जो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो जो आपका शहर है उसमें आयोजित किया गया। फिर आपका UNFCCC UN का फ्रेमवर्क है जो प्रतिवर्ष कोप का आयोजन करता है, जैसे COP31 अभी तुर्की में करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी विश्व जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 के आधार पर UAE सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। A, B व C सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है? प्राथमिक कौन से होते हैं जो सीधे जो है इफेक्ट करते हैं, सीधे जो है मनुष्य को प्रभावित करें, वो होते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीयक है। ठीक है। ओजोन, जो अपने को बोला है प्राथमिक प्रदूषक है वो पूछा, तो ओजोन भी द्वितीयक डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती। सल्फ्यूरिक एसिड भी डायरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट करती है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर तेल अधिप्लाव के जैवोपचार हेतु प्रयुक्त सुपरबग है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सुपरबग किसको कहते हैं? कि जीवाणु होता है और उस जीवाणु का नाम पता होना चाहिए आपको, स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ठीक है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुने। सतत विकास ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट पर आधारित है। बिल्कुल, सतत विकास ब्रंटलैंड जो आपकी रिपोर्ट है उस पर आधारित है। ठीक है। और ये 1987 में जारी की गई, 1987 में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट को हमारा साझा भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, हमारा साझा भविष्य। फिर सतत विकास संयुक्त रूप से USA व यूरोपियन संघ द्वारा शुरू किया गया था, तो यह बिल्कुल गलत है, यह आपका UN द्वारा संचालित था। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा यह मानती है कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। तो उत्तर हो जाएगा आपका सही, A, B, D सही है। तो ABD ऑप्शन नंबर 2। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन फिर जो अपने विश्व भूगोल के अलग से हैं जिसमें पौने वगैरह हैं। तो ओजोन क्षरण से के क्या प्रभाव होते हैं? अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है, सही है। सूक्ष्म जीवों में वृद्धि, बिल्कुल नहीं, सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं। पराबैंगनी किरणें जीवों की त्वचा, आंखों और प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही। तो A व C सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी, उम्मीद आपको समझ में आएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी अपन नया जो टॉपिक है वैश्विक पवन तंत्र उस पर बात करेंगे। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।